पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का स्टैंड राहुल गांधी के नेतृत्व में सोशल जस्टिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बिहार में इसी साल चुनाव है और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में ये लगभग क्लियर कर दिया है कि इस बार कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सोशल जस्टिस रहेगा। बार बार राहुल गांधी जो बिहार आ रहे हैं वो पिछड़े जातियों को लेकर, दलित जातियों को लेकर बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की तरफ, कांग्रेस बिहार चुनाव में सोशल जस्टिस को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ ही हमारे मैं मीडिया के संपादक उमेश कुमार राय जी ने कुछ दिनों पहले इसी को लेकर मैं मीडिया पर एक खबर लिखी है। पूरी विस्तृत उसमें जानकारी दी गई है, एक्सपर्ट से बात किया गया है और ये भी बताया गया है कि कांग्रेस का स्टैंड, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कांग्रेस का सोशल जस्टिस के ऊपर कैसे वक्त के साथ बदला है। तो हमारे साथ खुद उमेश जी जुड़े हुए हैं, इनसे सीधे जुड़ते हैं और पूछते हैं। उमेश जी, राजीव गांधी से लेकर उनके बेटे राहुल गांधी तक कैसे कांग्रेस का स्टैंड सोशल जस्टिस के ऊपर बदला? राजीव गांधी इसको लेकर क्या सोचते थे और अब राहुल गांधी कैसे उससे अलग जा रहे हैं? शुक्रिया तंजील। अगर हम कांग्रेस की पॉलिटिक्स की ही बात करें तो वो कभी भी बहुत सोशल जस्टिस को वो फोकस नहीं रहा है कांग्रेस का। और अगर हम मंडल आयोग की बात करें, जब जिस दौर में वो लागू हो रहा था या जब वो पेश हुआ था लोकसभा में, तो राजीव गांधी उस समय विपक्ष के नेता थे। तो उन्होंने जो एक भाषण दिया था बहुत लंबा, जो अक्सर बहुत डिबेट में आ जाता है अभी भी, उसमें उन्होंने उस जो बीपी मंडल यानी मंडल आयोग की जो सिफारिश थी जिसमें आरक्षण की बात की गई थी ओबीसी के लिए 27%, तो उसके खिलाफ राजीव गांधी ने जो भाषण दिया था उसका बहुत छोटा सा एक लाइन है, उसमें कहते हैं कि जो दुर्भाग्य से आज हम जो कदम उठा रहे हैं, मतलब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का, जिस तरह से उसे रखा जाता है वह जातिवादी फार्मूला है। तो जिसका मतलब है कि वो बहुत उसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि आरक्षण आए, जाति की बात हो। तो उससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी रही थी उस समय सोशल जस्टिस को लेके। लेकिन अगर हम देखें तो अभी राहुल गांधी का जो मेन मुद्दा है, जो हर जगह वो बोलते हैं, उसमें वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, बल्कि वो एक कदम और आगे बढ़ के निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। बल्कि हम थोड़ा सा और देखें तो कहेंगे जो ओबीसी को लेके एक मंत्रालय बनाने की भी वो बात करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि जो काफ़ी मतलब एक कांग्रेस की विचारधारा एक सोशलिस्ट से सीधे सोशल जस्टिस पे आके टिक गई है वो। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा शिफ्ट है कांग्रेस के लिए, एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है ये जी। जबकि राजीव गांधी यहाँ तक कह चुके कि लॉन्ग टर्म में अगर हम जातिवाद को देश से ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। इस तरह की बात कहते थे। अब राहुल गांधी सीधा उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर जाति गणना इंश्योर करवाया उन्होंने, और अब जब केंद्र सरकार ने जाति गणना करवाने का ऐलान किया है तो उसका भी क्रेडिट कांग्रेस और राहुल गांधी बहुत हद तक लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो उमेश जी, आगे हम ये जानना चाहेंगे क्या इसका पॉलिटिकल बेनिफिट कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है? क्या फ्यूचर में मिल सकता है बिहार में या फिर राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, मतलब राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती थी अभी, क्योंकि एक हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है वो डोमिनेट कर रही है पूरे देश में। तो राहुल गांधी के सामने एक चुनौती ये थी कि भाई हम किस आइडियोलॉजी को सामने लाएं जो उसको काउंटर कर सके। तो उसके सामने एक सोशल जस्टिस का एक बड़ा मुद्दा था जिसको उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन अभी वो सोशल जस्टिस का जो मुद्दा है कांग्रेस के लिए, वो बहुत प्रभावी होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसके काउंटर में जो है, जो बीजेपी जो है वो सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, उसमें वो सोशल जस्टिस भी है और एक अभी चूँकि सिंदूर वगैरह हुआ तो उसके बाद एक नेशनलिज्म भी जुड़ गया है। तो वो बहुत लीथल है वो। अगर आप देखें तो बीजेपी क्या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स तो कर रही है, साथ में सोशल जस्टिस भी कर रही है। उसके साथ जो पार्टियां हैं, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, साउथ की पार्टी, वो सारे सोशल जस्टिस की पार्टियां हैं जिनका पूरा बेस सोशल जस्टिस पे टिका हुआ है। और जाति गणना की घोषणा खुद बीजेपी ने कर दिया है। इसके अलावा ऑप्टिक्स की राजनीति तो बीजेपी उसमें माहिर है ही। अभी उसने ईबीसी से आने वाले जो हमारे कर्पूरी ठाकुर हैं उनको भारत रत्न दे दिया, एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, वो खुद को ओबीसी की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बीजेपी के लिए उस नैरेटिव को भी डेमोलिश करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि राहुल गांधी बहुत बात कर रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, बीजेपी में ना उसकी घोषणा ही कर दी। हो सकता है आगे वो आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दें, वो निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा भी कर दे।
तो बीजेपी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है कि उस नैरेटिव पे खुद को बहुत इलेक्टोरली मजबूत कर पाना, क्योंकि उनके काउंटर में जो है वो सब कुछ करने को तैयार है। तो बहुत आसान नहीं होगी इस आइडियोलॉजी को लेकर भी कांग्रेस के लिए आगे बढ़ना। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि उनकी वजह से एक सोशल जस्टिस एक सेंटर ऑफ डिस्कशन हो गया, एक चर्चा के केंद्र में आ गया है। बिहार के पॉलिटिक्स में भी वो अभी चुनावी पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो सोशल जस्टिस एक चर्चा के केंद्र में रहेगा अभी चुनाव तक। दूसरी चीज़ में जो महागठबंधन के अंदर, क्योंकि कांग्रेस है और सबसे बड़ी पार्टी राजद है, उसमें और पार्टियां हैं, मुकेश साहनी की पार्टी है, उसके बाद लेफ्ट की पार्टियां हैं, लेफ्ट की भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम। तो जो दूसरी पार्टियां हैं जैसे राजद वगैरह हैं, वो ऑलरेडी उनका पूरा पॉलिटिकल जो नैरेटिव है और पूरा मतलब कामयाबी का उनका राज ही वही है कि सोशल जस्टिस पे ही है। तो वैसे में जब आपके पार्टनर ऑलरेडी उनका है ही, उसमें क्या लगता है कि गठबंधन के अंदर अगर राजद की तरफ से सोशल जस्टिस का मुद्दा कांग्रेस छीन ले तो उसमें भी कुछ अंदर लगता है कि तालमेल में गड़बड़ी हो सकती है? आशंका तो इसकी है, क्योंकि जो कांग्रेस के साथ जो पार्टनर्स हैं उनके, वो सब उनका जो पूरा बुनियाद ही सोशल जस्टिस पे टिका हुआ है। जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर आरजेडी है, वो खड़ी ही हुई थी एक सोशल जस्टिस के उस दौर में, उसकी वो पैदाइश है वो आरजेडी। तो वो बहुत खुश तो नहीं होगी कि जिस मुद्दे को वो उठा रही है वही मुद्दा कांग्रेस का भी है, वही आइडियोलॉजी कांग्रेस का भी, तो वो वोट किसका काटेगी? जाहिर है कि वो आरजेडी के वोट की ही सेंधमारी करेगी। तो एक अंदर में कन्फ्लिक्ट होगा। अभी भले वो नहीं दिख रहा है सतह पे, मगर जो जो दिन नज़दीक आएंगे आरजेडी को अगर ये लगेगा कि हाँ ये हमको नुकसान पहुंचा रहा है, तो बिल्कुल अंदर खाने एक टसल तो होगा। लेकिन जब तक अलायंस में है तो आपको लगता है कि अलायंस में तो काटने की बात तो है नहीं है, एक स्ट्रेंथ मिल सकता है, मगर तब भी एक इंटरनल आप देखें जो गठबंधन में जब कई सारी पार्टियां होती तो उनके अंदर भी एक दूसरे को कमज़ोर करने की एक प्रवृत्ति चलती रहती है। अब जैसे कि आप देखेंगे एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है, तो बीजेपी ये कोशिश करती है कि जो जेडीयू के वोटर टूट के बीजेपी में जाएं, तो इंटरनली भी वो चाहते हैं कि जो वो एक दूसरे से को डोमिनेट करते रहें। हाँ बिल्कुल, सीएम पद की तो वो एक अंदर में भी एक द्वंद्व चलता रहता है गठबंधन के बीच में भी। और एक चीज़ जो राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक जो बदलाव देखने को मिलता है, राजीव गांधी भले ही इन चीज़ों के खिलाफ उन्होंने एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन भाषण दिया हो, लेकिन एक बात जो उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ये भी गौर करने वाली बात है कि इस तरह की जातियाँ मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, उसको लेकर के भी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है राहुल गांधी खुलकर जो और धर्म में जातियाँ हैं, मुसलमानों में, क्रिश्चियन में, उसको लेकर राहुल गांधी लगता है कि बात करते हुए बचते हुए दिख रहे हैं, और जो हिंदू के अंदर जो पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ, महादलित जातियाँ हैं, उसी को लेकर वो चल रहे हैं आगे, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम तो स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं उनके भाषणों को या बाकी चीज़ों को, तो उसमें वो जो दूसरे जो मजहब है, जो जिसमें आप ईसाईयत है या इस्लाम है, उसके अंदर जो जाति की बात होती है तो उस पर वो बहुत मौन है, जबकि राजीव गांधी ने अपने भाषण में बहुत खुल के इस पर कहा था। तो उस पर एक दिखता है कि जो उनमें एक हेजिटेशन है राहुल गांधी में कि वो उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। मे बी कि हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि जो अगर वो उस तरह की बात बोलेंगे तो हो सकता है बीजेपी उसको पोलराइज करने की कोशिश करेगी उस लाइन पे, एक रिलीजन के लाइन पे। तो और एक जो जातियाँ हैं जिनको आरक्षण मिल रही है, उन जातियों में भी एक हो सकता है कि वो एक रिपार्केशन आ जाए कि भाई उसमें वो हमारी हकमारी कर लेंगे वो, कि मुसलमानों में इस्लाम में जो जाति हैं उनको अगर आरक्षण मिलेगा तो हमारे कोटे से ही मिलेगा, तो हमारे हक पर हकमारी होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि राहुल गांधी से बचना चाह रहे हैं। और बहुत आप ट्विटर पे भी देखेंगे तो इस तरह के जो दलित ग्रुप्स हैं जो एडवोकेसी कर रहे हैं, वो अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि भाई नहीं, मुसलमानों में अगर जातियाँ हैं तो आप उसका कुछ और करो, पर हमारे आरक्षण में से उनको मत दो। तो हो सकता है वो उसको लेके उनमें एक द्वंद्व है, जिसकी वजह से वो उस पर बात नहीं करते हैं। आखिरी सवाल हम जिस पे चर्चा करना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद जो पॉलिटिकल नैरेटिव डोमिनेंट रहा है देश के अंदर, तो वो कैसे समय के साथ शिफ्ट होता गया, उस पर अगर आप रोशनी एक बार डालें कि आज़ादी से लेकर अब तक। जी बिल्कुल, देखिए आज़ादी के बाद से लेकर अब तक आप देखें 3 तरह की विचारधाराएं ही चुनावी राजनीति में डोमिनेट करती रही हैं। एक कांग्रेस की रही है जो शुरुआत से आज़ादी के बाद से लेकर 90 के दौर तक वो रहा है कि उसमें सोशलिज्म रहा है, वेलफेयरिज्म रहा है कि थोड़े से मतलब सरकारी नौकरियां दे दी, और एक समाजवाद का एक वो रहा है कांग्रेस की जो विचारधारा थी। उसके बाद 90 के दशक में सोशल जस्टिस का वो पूरा एक दौर आता है, जब कांग्रेस कई बार हारती है, फिर वो इमरजेंसी आती है, फिर वो एक
एक लंबा दौर चला था सोशल जस्टिस का, जिसमें कांग्रेस बिहार में बिल्कुल हाशिए पर चली गई। तो 70 के दशक से 70 के दशक से शुरू हुआ था और वो डोमिनेट किया 90 के दशक में, जब मंडल आयोग जब आया। तो और उसके बाद से अब वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स डोमिनेट कर रही है। लेकिन इस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में सोशल जस्टिस भी है और नेशनलिज्म भी है, और सोशल जस्टिस बहुत इविडेंटली है, बहुत स्पष्ट रूप से है, जिसको वो छुपाते भी नहीं है। और वो और ये ज़्यादा खतरनाक है, मतलब दूसरी पार्टियों के लिए कि उसको मतलब कैसे बीजेपी को काउंटर करने में दूसरी पार्टियों को दिक्कत इसीलिए आएगी क्योंकि नया नैरेटिव आप कहाँ से लाएंगे, क्योंकि वो पूरी पिछड़ी आबादी है, बड़ी आबादी है, जिसको वो सोशल जस्टिस के जरिए साध रहे हैं। एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी है, तो आप उसको कैसे काउंटर करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी पार्टी के लिए, जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उसके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। और आप इसको लेकर अगर विस्तार में जानकारी चाहते हैं तो मैं मीडिया पर ये खबर है, अभी खबर ये ऊपर ही लगी हुई हमारी वेबसाइट mymedia.in पर जाएंगे तो वहाँ आप इसको पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।